दोस्तों मान लीजिए अपने चुंबक मित्तल के पास 50,000 रुपये की सेविंग है, जिसे वो कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। लेकिन इनके पोर्टफोलियो का रिटर्न शेयर के मार्केट वैल्यू में चेंजेस और उन शेयर्स से मिले डिविडेंड्स तक सीमित होगा। तो चुंबक जी के पोर्टफोलियो को शेयर्स के अच्छे परफॉर्मेंस ना होने का रिस्क का सामना हमेशा ही करना पड़ेगा। पर अगर चुंबक जी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता तो म्यूचुअल फंड में थोड़े से निवेश से चुंबक को एक बड़े पोर्टफोलियो का हिस्सा मिलता और रिस्क पोर्टफोलियो में पड़े बहुत सारे स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई हो जाता। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेपर तैयारी। पेपर तैयारी पर आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। तो सबसे पहले समझेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, फिर समझेंगे म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, फिर इंडिया में म्यूचुअल फंड के इतिहास को देखेंगे, फिर बात करेंगे म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस की, फिर म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर समझेंगे एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, फिर म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स को देखेंगे, फिर समझेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, उसके बाद म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट मोड्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में क्या फ़र्क होता है, फिर ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, फिर म्यूचुअल फंड के ऑफर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे भारत में म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर कौन है, फिर समझेंगे नेट एसेट वैल्यू क्या होती है, फिर एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में देखेंगे AMFI क्या चीज़ है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही वैल्यू मिलने वाली है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सो दैट आप हमारी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड चीज़ क्या होती है। व्हाट इज़ अ म्यूचुअल फंड? दोस्तों म्यूचुअल फंड दो वर्ड से बना है, एक है म्यूचुअल और दूसरा है फंड। म्यूचुअल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर की जाती है या फिर साझी की जाती है। और फंड का मतलब होता है रकम या फिर वो पैसा जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए इकट्ठा किया गया हो। और म्यूचुअल फंड में फंड का पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट करना। सो बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जो कि बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है जो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स की सेविंग को इकट्ठा करता है जिनका फाइनेंशियल गोल कॉमन होता है। फिर म्यूचुअल फंड स्कीम में शामिल होने वाले इन्वेस्टर की ओर से स्टॉक और डेब्ट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और इस प्रकार म्यूचुअल फंड दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक है इन्वेस्टमेंट की एक्सपर्टीज और दूसरी है डाइवर्सिफिकेशन। इन इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से जो भी इनकम अर्जित की जाती है और जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन होती है उसे म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर्स में उनकी यूनिट होल्डिंग की प्रोपोर्शन में शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की एक फॉर्मल डेफिनेशन की। दोस्तों सेबी रेगुलेशंस 1996 के तहत सेक्शन 2Q के हिसाब से म्यूचुअल फंड का मतलब है एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित एक फंड जो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए एक या एक से अधिक स्कीम के तहत पब्लिक को यूनिट्स की सेल के माध्यम से पैसे जुटाने के लिए बनाया जाता है। और ये स्कीम्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड या गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती हैं। तो ये दोस्तों हमने देख ली डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। हाउ डज अ म्यूचुअल फंड वर्क? दोस्तों म्यूचुअल फंड छोटे निवेशकों से धन इकट्ठा करते हैं और फिर एक फंड मैनेजर उस इकट्ठे किए गए धन को शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता है। इन इन्वेस्टमेंट से अर्जित आय और प्राप्त कैपिटल एप्रिसिएशन को म्यूचुअल फंड के यूनिट धारकों द्वारा उनके यूनिट होल्डिंग की प्रोपोर्शन में शेयर कर दिया जाता है। तो एक बड़ी सी सिंपल सी डेफिनेशन और बड़ा सिंपल सा तरीका है म्यूचुअल फंड का काम करने का। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। दोस्तों इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की शुरुआत 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के गठन के साथ हुई, जिसमें इसकी पहली सबसे बड़ी स्कीम यूनिट स्कीम 64 की शुरुआत हुई। यूटीआई की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के तहत कार्य करती थी। उसके बाद 1978 में यूटीआई को आरबीआई से अलग कर दिया गया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आईडीबीआई ने आरबीआई के संस्थान पर रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। 1988 के अंत तक यूटीआई के पास 6700 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट था। दोस्तों एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब होता है
दोस्तों एसेट अंडर मैनेजमेंट का सिंपल मतलब होता है कि एक म्यूचुअल फंड के पास कितना फंड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 1988 के एंड तक यूटीआई के पास 6300 करोड़ का फंड था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 1990 के दशक की शुरुआत में गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को म्यूचुअल फंड स्थापित करने की अनुमति दे दी। एसबीआई म्यूचुअल फंड जून 1987 में स्थापित पहला नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड था। इसके बाद दिसंबर 1987 में कैनरा बैंक म्यूचुअल फंड, अगस्त 1989 में पंजाब नेशनल बैंक म्यूचुअल फंड, नवंबर 1989 में इंडियन बैंक म्यूचुअल फंड, जून 90 में बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, अक्टूबर 1992 में बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड स्थापित हुए। एलआईसी ने जून 1989 में अपना पहला म्यूचुअल फंड स्थापित किया और उसके बाद जीआईसी ने दिसंबर 1990 में अपना पहला म्यूचुअल फंड स्थापित किया। दोस्तों उसके बाद 1992 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। सेबी के उद्देश्य सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करना और सिक्योरिटीज मार्केट के विकास को बढ़ावा देना और उसे विनियमित करना है। फिर सेबी ने 1993 में म्यूचुअल फंड के लिए रेगुलेशंस अधिसूचित किए। फिर दोस्तों प्राइवेट सेक्टर फंड्स ने 1993 में इंडियन म्यूचुअल इंडस्ट्री में प्रवेश किया। अर्स्टवाइल कठारी पॉयनियर, जिसको अब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ मर्ज हो गई है, जुलाई 1993 में रजिस्टर होने वाली पहली प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड था। फिर 1993 में पहली म्यूचुअल फंड रेगुलेशन अस्तित्व में आई, जिसे बाद में सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996 द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था। 1993 के अंत में म्यूचुअल फंड उद्योग के पास 47,004 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट थे। फिर जनवरी 2003 के अंत तक भारत में 33 म्यूचुअल फंड थे, जिसकी कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट थी 1,21,805 करोड़ रुपए। उसके बाद फरवरी 2003 में यूटीआई को रिपील कर दिया गया और यूटीआई को दो अलग अलग संस्थानों में विभाजित कर दिया गया। एक यूटीआई की स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग है, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के अधीन और भारत सरकार द्वारा बनाई गई नियमों के तहत काम करती है और म्यूचुअल फंड रेगुलेशन के दायरे में नहीं आती। ये मोटे मोटे तौर पर US 64 स्कीम के एसेट्स का प्रबंधन करती है। दूसरा यूटीआई म्यूचुअल फंड है, जिसे एसबीआई, पीएनबी, बीओबी और एलआईसी द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। ये सेबी के साथ रजिस्टर है और म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस के तहत काम करता है। सेबी ने 2012 में इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने और म्यूचुअल फंड्स की पहुंच बढ़ाने के लिए कई प्रगतिशील उपाय पेश किए। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट मई 2014 में पहली बार 10 लाख करोड़ का माइलस्टोन पार कर गया। अप्रैल 2024 तक इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट कोई 57 लाख करोड़ के आसपास था। तो दोस्तों ये थी हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया। इसमें हमने देखा कि कैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है इंडिया में इवॉल्व हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड का सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड की प्रबंधन स्किल्ड और प्रोफेशनल रूप से अनुभवी फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है और इनके पीछे एक रिसर्च टीम का सहयोग होता है। सेकेंड एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन का। म्यूचुअल फंड रिस्क कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। थर्ड एडवांटेज है कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन का। म्यूचुअल फंड रिलेटेड सर्विसेज डीमैट की फॉर्म में दी जाती हैं, इसलिए समय और देरी का ध्यान रखा जाता है इसमें। उसके बाद है म्यूचुअल फंड में रिटर्न पोटेंशियल होता है, मतलब म्यूचुअल फंड में रिटर्न पोटेंशियल बहुत ही बेटर होता है। म्यूचुअल फंड एक लो कॉस्ट फंड होते हैं, मतलब कि म्यूचुअल फंड की ऑपरेटिंग कॉस्ट एक सेबी द्वारा निर्धारित सीमा के से अधिक नहीं हो सकती। फिर म्यूचुअल फंड्स लिक्विडिटी प्रदान करते हैं। ओपन एंड स्कीम्स में लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड द्वारा डायरेक्ट सेल रीपरचेज द्वारा प्रदान की जाती है और जो क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं उनमें स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के द्वारा ये लिक्विडिटी प्रदान की जाती है। इसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी का एडवांटेज। म्यूचुअल फंड के NAV की कैलकुलेशन डेली बेस पर की जाती है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हाफ ईयरली के आधार पर प्रदान की जाती हैं और इसलिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट स्कीम होती हैं। इसके बाद म्यूचुअल फंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। एक रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में बहुत सी विशेषताएं होती हैं जो स्कीम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती हैं। एक इन्वेस्टर अपनी सुविधा के अनुसार सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी कि SWP और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान आदि का विकल्प चुन सकता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स टैक्स बेनिफिट्स प्रदान करते हैं। म्यूचुअल फंड की सभी योजनाएं सेबी रेगुलेशंस के सख्त दायरे में आती हैं,
जिससे निवेशकों के हितों की रक्षा होती है। इसलिए ये सारी स्कीम बहुत ही वेल रेगुलेटेड होती हैं। उसके बाद ये सारी स्कीम्स आपको कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड करती हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप लो इन्वेस्टमेंट से भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे हैं म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर को, समझते हैं म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर होता क्या है। दोस्तों म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया जाता है, जिसमें एक स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि AMC और कस्टोडियन होते हैं। पहले बात करते हैं ट्रस्ट की। दोस्तों म्यूचुअल फंड के ट्रस्ट की स्थापना एक स्पॉन्सर या एक से अधिक स्पॉन्सर द्वारा की जाती है। स्पॉन्सर एक कंपनी के प्रमोटर की तरह होता है, जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। उसके बाद आते हैं स्पॉन्सर। स्पॉन्सर एक व्यक्ति होता है जो कि या अकेले या किसी अन्य कॉरपोरेट बॉडी के साथ मिलकर म्यूचुअल फंड की स्थापना करता है। म्यूचुअल फंड की स्थापना एक या एक से अधिक प्रमोटर स्पॉन्सर द्वारा की जा सकती है, जो कि कंपनी के प्रमोटर की तरह काम करता है। स्पॉन्सर ट्रस्ट बनाता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की नियुक्ति करता है, AMC को फंड मैनेजर के रूप में नियुक्त करता है, फंड के एसेट्स रखने के लिए कस्टोडियन की नियुक्ति करता है। स्पॉन्सर एसेट मैनेजमेंट कंपनी की कुल नेटवर्थ का कम से कम 40% योगदान देता है। इसके बाद आते हैं ट्रस्टीज। देखिए म्यूचुअल फंड के ट्रस्टीज म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर्स के लाभ के लिए उनकी संपत्ति रखते हैं। ट्रस्टीज यूनिट होल्डर के पैसे को प्रमाणिक तरीके से रखते हैं। ट्रस्टीज को AMC के अधीक्षण और निर्देशन की जनरल पावर प्राप्त होती है। वे म्यूचुअल फंड द्वारा सेबी विनियमों के तहत परफॉर्मेंस और अनुपालन की मॉनिटरिंग करते हैं। सेबी रेगुलेशंस के अनुसार ट्रस्टीज कंपनी या ट्रस्टी बोर्ड के कम से कम 2/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि उन्हें स्पॉन्सर से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। दोस्तों ट्रस्टीज ये सुनिश्चित करते हैं कि AMC स्वतंत्र रूप से प्रबंधित हो और इन्वेस्टर के हितों से कोई समझौता ना हो। नेक्स्ट आती है AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। दोस्तों सेबी द्वारा अप्रूव्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी विभिन्न प्रकार की सिक्योरिटीज में निवेश करके फंड का प्रबंधन करती है। AMC के 50% डायरेक्टर स्वतंत्र होने चाहिए। AMC एक प्रोफेशनल मनी मैनेजर को नियुक्त करता है, जो फंड के घोषित उद्देश्य के अनुरूप सिक्योरिटीज को खरीदता बेचता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट जो योजना के निवेशक की ओर से एकत्रित धन का निवेश करते हैं, उन्हें फंड मैनेजर के रूप में जाना जाता है। सेबी नियमों के तहत प्रत्येक म्यूचुअल फंड का प्रबंधन करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्थापित करना आवश्यक है। इसके बाद आते हैं कस्टोडियन। कस्टोडियन सेबी के पास रजिस्टर्ड होता है और फंड की विभिन्न योजनाओं की सिक्योरिटीज को अपने पास रखता है। इसके बाद आते हैं डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां निवेशक की सिक्योरिटी को उसके अनुरोध पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। इसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। दोस्तों म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि इन्वेस्टर की ज़रूरतों, लिमिटेशंस, रिसोर्सेज और फाइनेंशियल गोल का आंकलन करना, और ये एनालिसिस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वेस्टर के लिए उपयुक्त एसेट एलोकेशन प्लान पर पहुंचने में मदद करता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड स्कीम्स को आइडेंटिफाई करता है जो कि इन्वेस्टर की सिचुएशन के उपयुक्त होती हैं। तो दोस्तों ये था स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। मुझे लगता है आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन मैच्योरिटी पीरियड, सेकंड है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और थर्ड वन है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्टाइल। सबसे पहले देख लेते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स बेस्ड ऑन मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड के आधार पर म्यूचुअल फंड को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट है ओपन एंडेड फंड्स, सेकेंड है क्लोज एंडेड फंड्स, थर्ड वन है इंटरवल फंड्स। तो चलिए ओपन एंड फंड से बात शुरू करते हैं। ओपन एंडेड फंड्स वह होते हैं जो पूरे साल सब्सक्रिप्शन और रीपरचेज के लिए उपलब्ध होते हैं। इनकी कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं होती। निवेशक नेट एसेट वैल्यू से संबंधित कीमतों पर यूनिट आसानी से खरीद और बेच सकते हैं, जिन्हें डेली बेसिस पर घोषित किया जाता है। ओपन एंडेड फंड की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत जो होती है वो होती है इनकी लिक्विडिटी। ये बहुत ही लिक्विड फंड्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज एंडेड फंड्स की। इन योजनाओं की मैच्योरिटी पीरियड पहले से ही डिफाइंड होती है। इनिशियल इशू के समय कोई भी व्यक्ति सीधे इन्वेस्टमेंट कर सकता है इन स्कीम्स में। स्कीम के स्ट्रक्चर के आधार पर इनिशियल ऑफर पीरियड समाप्त होने के बाद निवेशक के पास 2 एग्जिट विकल्प उपलब्ध होते हैं।
फर्स्ट होता है कि इन्वेस्टर स्कीम्स की यूनिट को स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद या बेच सकते हैं जहां पे वो लिस्टेड होते हैं फंड्स। अल्टरनेटिवली कुछ क्लोज एंडेड फंड स्कीम के एनएवी पर पीरियोडिक रीपरचेज के माध्यम से म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बेचने का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करते हैं। सेबी रेगुलेशंस ये सुनिश्चित करती हैं कि इन्वेस्टर को 2 एग्जिट रूट्स में से कम एक प्रदान किया जाए। तो ये है क्लोज एंडेड फंड्स। इसके बाद आते हैं इंटरवल फंड्स। ये फंड ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड्स का मिश्रण होते हैं। हालांकि ये मुख्य रूप से क्लोज एंडेड फंड्स ही होते हैं, लेकिन ये फंड स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं और मौजूदा और प्रेजेंट एनएवी पर पूर्व निर्धारित अंतराल पर बिक्री या रिडेम्पशन के लिए खुले रहते हैं। तो दोस्तों ये हमने देख लिए टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन मैच्योरिटी पीरियड। अब हम देखते हैं म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पर म्यूचुअल फंड को 6 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन है ग्रोथ फंड्स, इसके बाद आते हैं इनकम फंड्स, फिर है बैलेंस स्कीम्स, उसके बाद आती हैं मनी मार्केट स्कीम्स, फिर आते हैं गिल्ट फंड्स और लास्टली कुछ स्पेशल स्कीम्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए ग्रोथ फंड्स से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ग्रोथ स्कीम को इक्विटी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। ग्रोथ फंड का उद्देश्य मीडियम से लॉन्ग टर्म की अवधि में कैपिटल एप्रिसिएशन प्रदान करना होता है। ऐसी योजनाएं आमतौर पर अपने कॉर्पस का बड़ा हिस्सा इक्विटी में निवेश करती हैं। ऐसे फंड्स में रिस्क कंपैरेटिवली हाई होता है। ये योजनाएं निवेशकों को डिविडेंड ऑप्शन, कैपिटल एप्रिसिएशन आदि जैसे विभिन्न विकल्प प्रदान करती हैं और निवेशक अपनी पसंद के आधार पर कोई भी विकल्प चुन सकता है। ग्रोथ स्कीम्स उन निवेशक के लिए अच्छी है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और समय के साथ एप्रिसिएशन चाहते हैं। दोस्तों ग्रोथ फंड्स को उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पर सब क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट होते हैं लार्ज कैप फंड्स जो कि मेनली लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं मिड कैप फंड्स जो कि मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिर आते हैं मल्टी कैप फंड्स जो कि मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिर आते हैं कुछ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स जो कि डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स के पोर्टफोलियो में केवल एक इंडस्ट्री या स्पेसिफिक शामिल होती हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होगी, टेलीकम्युनिकेशन होगी, फाइनेंशियल सर्विसेज होगी। ऐसे फंड्स एक स्पेसिफिक सेक्टर या इंडस्ट्री के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनकम फंड्स की। दोस्तों इनकम फंड्स को डेट स्कीम के रूप में जाना जाता है। इन फंड्स का उद्देश्य इन्वेस्टर को नियमित और स्थिर इनकम प्रदान करना होता है। ये स्कीम्स आमतौर पर बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट डिबेंचर्स जैसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती हैं। ऐसी स्कीम्स में कैपिटल एप्रिसिएशन जो है बड़ी ही लिमिटेड होती है। नेक्स्ट आती हैं बैलेंस्ड स्कीम्स। दोस्तों बैलेंस्ड स्कीम्स का उद्देश्य समय समय पर अर्जित इनकम और कैपिटल गेन का हिस्सा इन्वेस्टर्स को वितरित करके ग्रोथ और इनकम दोनों प्रदान करना होता है। ये स्कीम्स शेयर्स और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज दोनों में निवेश करती हैं, उनके ऑफर डॉक्यूमेंट में दर्शाए हुए अनुपात के हिसाब से, और आमतौर पे ये प्रोपोर्शन होता है 50-50 का, मतलब कि 50% शेयर्स में डालते हैं, 50% फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में डाल देते हैं। उसके बाद आती हैं मनी मार्केट स्कीम्स। ये फंड भी इनकम फंड्स हैं और इनका उद्देश्य होता है लिक्विडिटी और इनका उद्देश्य होता है इजी लिक्विडिटी, कैपिटल का प्रिजर्वेशन और मॉडरेट इनकम प्रोवाइड करना। ये स्कीम्स विशेष रूप में सेफर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर और इंटरबैंक कॉल मनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना। नेक्स्ट आते हैं गिल्ट फंड्स। दोस्तों गिल्ट म्यूचुअल फंड विशेष रूप से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। गिल्ट फंड में क्रेडिट रिस्क नहीं होता। दोस्तों गिल्ट फंड में कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता जहाँ पे सिक्योरिटी इशू करने वाला कोई डिफॉल्ट कर सके। हालांकि इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क जरूर होता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट में वृद्धि या गिरावट के कारण जो रिस्क प्रोड्यूस होता है, बनता है, वो इन तरह के गिल्ट फंड्स में ज़रूर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्पेशल स्कीम्स की, जैसे कि टैक्स सेविंग फंड्स। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 1961 के स्पेसिफिक प्रोविजन के तहत टैक्स रिडक्शन प्रदान करता है। इसे कैपिटल ग्रोथ जनरेट करने के लिए डिज़ाइन किए गए ELSS म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से इक्विटीज में निवेश करते हैं और ये बड़े पैमाने पर उन निवेशकों के लिए उपयुक्त होता है जो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हायर रिस्क उठाने की क्षमता रखते हैं।
टैक्स सेविंग फंड्स का लॉक इन पीरियड 3 साल होता है। उसके बाद आते हैं इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स किसी पर्टिकुलर इंडेक्स जैसे कि BSE सेंसेक्स या S&P निफ्टी से जुड़े होते हैं। इनका परफॉर्मेंस उस इंडेक्स के रिजल्ट से जुड़ा होता है। यहाँ पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक शामिल होते हैं जो किसी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और प्रत्येक स्टॉक को दिया गया वेटेज आइडेंटिफाइड इंडेक्स के रूप में होता है। इसलिए रिटर्न्स इंडेक्स द्वारा उत्पन्न किए गए रिटर्न के लगभग सिमिलर ही होता है इंडेक्स फंड में। सो जो रिटर्न मान लीजिए सेंसेक्स का होगा वही सेंसेक्स बेस्ड इंडेक्स फंड का भी होगा। और नेक्स्ट चलते हैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल के आधार पर देखते हैं कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट स्टाइल के आधार पर हम 2 तरह की क्लासिफिकेशन करते हैं म्यूचुअल फंड्स को। फर्स्ट होते हैं पैसिव म्यूचुअल फंड्स, सेकंड होते हैं एक्टिव फंड्स। दोस्तों पैसिव फंड्स जो होते हैं ये किसी मार्केट इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स या फिर निफ्टी जैसे मार्केट इंडेक्स को कॉपी करते हैं। ये इंडेक्स की तरह ही सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें किसी भी सेक्टर या स्टॉक का कोई एक्टिव सिलेक्शन नहीं होता। इनके कॉस्ट कम होती है, एक्सपेंसेस कम होते हैं। हर बार जब भी इंडेक्स कॉम्पोजिशन में परिवर्तन होता है तो पोर्टफोलियो मॉडिफाई किया जाता है। इसके बाद आते हैं एक्टिव फंड्स। दोस्तों एक्टिव फंड्स उन सिक्योरिटीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें बेहतर रिटर्न की उम्मीद होती है इंडेक्स से। इट सिक्योरिटीज और कैश के एलोकेशन को सक्रिय रूप से मैनेज किया जाता है। दोस्तों इन फंड्स का मार्केट इंडेक्स से बेहतर या फिर खराब परफॉर्मेंस हो सकता है क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज होते हैं, एक्टिवली इनमें काम किया जाता है, इसलिए पैसिव फंड्स की तुलना में इनकी कॉस्ट अधिक होती है। तो दोस्तों ये हमने मोटे मोटे तौर पर बात कर ली कि म्यूचुअल फंड की टाइप्स क्या हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है। दोस्तों इंडिया में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका है फिजिकल म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म भरो और म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दो। उसके बाद आता है ऑनलाइन म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट कर लो। तीसरा तरीका आता है म्यूचुअल फंड की मोबाइल ऐप के थ्रू कर लो। लास्टली चौथा तरीका है AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। तो ये दोस्तों मोटे मोटे 4 ही तरीके हैं इंडिया में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के। अब हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट मोड्स क्या है म्यूचुअल फंड में। दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए 2 तरीके हैं। फर्स्ट है लमसम इन्वेस्टमेंट, सेकंड है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे हम आजकल सिप के नाम से जानते हैं। दोस्तों लमसम में 1 टाइम इन्वेस्टमेंट की जाती है। टाइम में एक ही बार में आप सारा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। आमतौर पर एक बार में एक बड़ी रकम इसमें निवेश की जाती है। इसमें इन्वेस्टर को बाजार के अस्थिरता का खतरा जरूर रहता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी का खतरा रहता है। सिप में हम स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब तोड़ तोड़ के इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ स्पेसिफिक इंटरवल जैसे मंथली इंटरवल पर, क्वार्टरली इंटरवल पर या हाफ ईयरली इंटरवल पर। उसके बाद इसमें पीरियड ऑफ कमिटमेंट होता है आपका 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल और इससे भी ज्यादा आप कर सकते हैं। और सिप बेसिकली स्पेसिफिक डेट्स को इन्वेस्टमेंट की जाती है, जैसे हर महीने की 1st को, 5th को, 10th को, 15th को या कोई भी आप स्पेसिफिक डेट चूज कर लेते हैं कि इस दिन मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। सो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टैगर्ड वे में होती है और तो किसी महीने में मार्केट अप हो सकती है, किसी महीने में मार्केट डाउन हो सकती है, बट ओवरऑल आपको इसमें मार्केट की वोलेटिलिटी का खतरा कम रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के बीच में डिफरेंस। रेगुलर प्लान को नॉर्मल प्लान भी कहा जाता है, जिसके तहत इन्वेस्टर किसी एजेंट या वितरक के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करता है ताकि उसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस और सर्विसेज प्राप्त हो सकें। रेगुलर प्लान की एक अलग एनएवी होती है जो आमतौर पर डायरेक्ट प्लान से कम होती है क्योंकि इसमें शामिल जो इंटरमीडियरी होता है उसको पहले से ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। दोस्तों डायरेक्ट प्लान के तहत इन्वेस्टर सीधा फंड हाउस में निवेश करते हैं जहाँ कोई ना तो एजेंट होता है ना वितरक होता है, इसलिए इसमें सेव हो जाती है आपकी कॉस्ट। डायरेक्ट प्लान के एक अलग एनएवी होता है जो आमतौर पर नॉर्मल और रेगुलर प्लान से अधिक होता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट प्लान जैसा कोई खर्चा नहीं होता, ना कोई एजेंट होता है, ना कोई वितरक होता है, किसी को कमीशन नहीं देनी पड़ती, इसलिए आपको एनएवी हायर रिफ्लेक्ट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड ऑप्शन और री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या हो। दोस्तों ग्रोथ ऑप्शन के तहत यूनिट होल्डर को डिविडेंड का भुगतान नहीं किया जाता। यूनिट होल्डर्स को मिलने वाली इनकम स्कीम में इन्वेस्टेड रहती है और वो यूनिट्स के एनएवी में दिखाई देती है। इन्वेस्टर अपनी यूनिट्स को रिडीम उनके एनएवी के वृद्धि के माध्यम से कैपिटल एप्रिसिएशन प्राप्त कर सकता है। डिविडेंड ऑप्शन के तहत यूनिट होल्डर्स को डिविडेंड का भुगतान किया जाता है। हालांकि यूनिट्स का जो एनएवी है वो गिर जाता है क्योंकि एप्लीकेबल डिविडेंड्स और लेवीज उन्हें देने पड़ते हैं। उसके बाद आते हैं डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन।
इस ऑप्शन के तहत यूनिट्स पर अर्जित डिविडेंड को एक्स डिविडेंड NAV पर स्कीम में वापस इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसलिए इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के बदले उनके निवेश पर अतिरिक्त यूनिट प्रदान होते हैं। सो ग्रोथ ऑप्शन में आपकी NAV बढ़ जाती है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं। तो ये फर्क है ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे म्यूचुअल फंड ऑफर डॉक्यूमेंट्स की। दोस्तों, प्रत्येक म्यूचुअल फंड द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इशू किए जाते हैं जिन्हें हम म्यूचुअल फंड ऑफर डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। इसमें फर्स्ट होता है स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट म्यूचुअल फंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड की स्कीम टाइप क्या है, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेट एलोकेशन कैसे होगी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज कौन सी यूज की जाएंगी, लिक्विडिटी की टर्म्स क्या रहेंगी, फीस और एक्सपेंसेस क्या होंगे म्यूचुअल फंड के, और अदर इन्फॉर्मेशन म्यूचुअल फंड के रिलेटेड। उसके बाद आती है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये म्यूचुअल फंड के प्रोस्पेक्टस में जोड़ा गया एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। इसमें म्यूचुअल फंड की जेनरिक और स्टैच्यूटरी इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें म्यूचुअल फंड की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शामिल होती है, इन्वेस्टर के अधिकार निर्धारित करता है ये, और अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है इसमें। तो दोस्तों, ये हमने बात कर ली म्यूचुअल फंड ऑफर डॉक्यूमेंट्स की। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेटर ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया। भारत में म्यूचुअल फंड्स को सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996 द्वारा रेगुलेट किया जाता है। म्यूचुअल फंड को सेबी के पास रजिस्टर होना पड़ता है। सेबी इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा के लिए पॉलिसीज बनाता है और म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेट एसेट वैल्यू क्या होती है, यानी कि NAV। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का नेट एसेट वैल्यू बेसिकली स्कीम की सभी एसेट्स का पर यूनिट मार्केट प्राइस होता है। स्कीम द्वारा रखी गई सिक्योरिटीज का मार्केट वैल्यू होता है, और क्योंकि सिक्योरिटीज का मार्केट वैल्यू प्रतिदिन बदलता रहता है, इसलिए किसी भी स्कीम का NAV का दिन प्रतिदिन प्राइस बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की सिक्योरिटीज का मार्केट वैल्यू 200 लाख है, मतलब 2 करोड़ है, और म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को 10 रुपए पर यूनिट की 10 लाख यूनिट जारी किए हैं, तो फंड की पर यूनिट NAV होगी 20 रुपए। तो ये हमने समझ लिया दोस्तों नेट एसेट वैल्यू क्या होता है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशो की। एक्सपेंस रेशो वह परसेंटेज है जो आपके द्वारा अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए फीस के रूप में एसेट मैनेजमेंट कंपनी को भुगतान की जाने वाली अमाउंट को डिनोट करता है। दूसरे शब्द में ये म्यूचुअल फंड को चलाने और प्रबंधन करने के लिए पर यूनिट कॉस्ट है। एक्सपेंस रेशो हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है। कम एक्सपेंस रेशो वाले फंड्स आपके लिए अधिक फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये आपके रिटर्न से पैसे का कम हिस्सा लेते हैं। तो ये देख लिया हमने एक्सपेंस रेशो क्या होता है। अब बात करते हैं एग्जिट लोड क्या होता है। इसमें वह एक्सपेंस शामिल है जो तब लगाया जाता है जब यूनिट को म्यूचुअल फंड के पास वापस बेचा जाता है। इसका एम इन्वेस्टर को विड्रॉल करने से रोकना होता है, और ये 0 से 3% तक वेरी कर सकता है। तो ये दोस्तों हमने देख लिया एग्जिट लोड। अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, यानी कि AMFI की। दोस्तों, AMFI को 22 अगस्त 1995 को एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इनकॉर्पोरेट किया गया था। AMFI इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को प्रोफेशनल, हेल्दी और नैतिक आधार पर विकसित करने और म्यूचुअल फंड और उनके यूनिट होल्डर्स को के हितों की रक्षा करने और प्रमोशन के उद्देश्य से सभी क्षेत्रों में स्टैंडर्ड को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए समर्पित है। AMFI के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऑपरेशंस के सभी एरियाज में हाई प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना और मेंटेन रखना, म्यूचुअल फंड की गतिविधियों में लगे सदस्य और उनके लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट की सिफारिश करना और उसे बढ़ावा देना। उसके बाद सेबी के साथ बातचीत करना तथा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से संबंधित सभी मामलों पर सेबी के समक्ष नेतृत्व करना। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से संबंधित सभी मामलों पर गवर्नमेंट, RBI और अदर बॉडीज के समक्ष प्रतिनिधित्व करना। म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट और वर्किंग की उचित समझ को बढ़ावा देने के लिए नेशन वाइड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना और डायरेक्टली और अदर बॉडीज के साथ मिलकर स्टडीज और रिसर्च करना। कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन सहित डिस्ट्रीब्यूटर्स के कंडक्ट को रेगुलेट करना। और लास्टली इन्वेस्टर और यूनिट होल्डर्स के हितों की रक्षा करना। ये काम है AMFI का। तो दोस्तों, ये थी हमारी म्यूचुअल फंड की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम जल्दी ही मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।